नमस्कार। इन दिनों एक बहुत बड़ी खबर चर्चा में है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने $4 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। अब ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, लेकिन इस हेडलाइन के पीछे एक गहरी कहानी छिपी है जिसे आज हम समझने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने जो डेटा दिया है, उसके हिसाब से भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार अब $4.18 ट्रिलियन हो गया है। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के तौर पर भारत के बढ़ते कद का एक बहुत बड़ा सबूत है। जरा इस स्लाइड पे नजर डालिए। ये दिखाता है कि भारत ने आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल कर लिया है। मतलब अब हम सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी से पीछे हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, $4 ट्रिलियन की इकॉनमी सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका असर आम जिंदगी पर, देश के विकास पर और भविष्य पर असल में कैसे पड़ता है? चलिए इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। अच्छा, इस पूरी बड़ी पिक्चर को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि हम अर्थव्यवस्था की सेहत को मापते कैसे हैं। और इसका एक बहुत अहम हिस्सा है कीमतों को ट्रैक करना। हम सब GDP के बारे में सुनते रहते हैं। बेसिकली इसका मतलब है कि एक साल में देश के अंदर जितनी भी चीजें बनी और जितनी भी सेवाएं दी गईं, उनकी कुल कीमत कितनी है। यही वो नंबर है जो हमें बताता है कि अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। अब महंगाई को समझने के लिए भारत में 3 मुख्य इंडेक्स हैं। इसको एक सिंपल तरीके से समझते हैं। जब कोई चीज फैक्ट्री से निकलती है, उस कीमत को PPI मापता है। जब वो थोक बाजार में पहुंचती है तो उसे WPI मापता है, और जब हम और आप उसे दुकान से खरीदते हैं तो उस कीमत को CPI मापता है। ये स्लाइड इन तीनों के बीच का फर्क साफ साफ दिखाती है। देखिए, WPI सिर्फ सामानों की कीमत मापता है थोक बाजार में। CPI, जिसे RBI महंगाई कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करता है, वो सामान और सेवाएं दोनों को मापता है। और PPI, जो अभी प्रस्तावित है, वो फैक्ट्री गेट पर ही कीमतों को मापता है, और वो भी बिना किसी टैक्स के। तो सवाल ये है कि भारत WPI से PPI की तरफ क्यों बढ़ रहा है? इसके कई बड़े कारण हैं। एक तो PPI महंगाई के संकेत बहुत जल्दी दे देता है। दूसरा, इसमें टैक्स शामिल नहीं होते, तो RBI को ये समझने में आसानी होती है कि महंगाई असल में लागत बढ़ने से हो रही है या टैक्स की वजह से। और सबसे जरूरी बात, ये सर्विस सेक्टर को भी शामिल करता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था का, आप समझ लीजिए, आधे से भी ज्यादा हिस्सा है। चलिए, अब इन आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस विकास के मानवीय पहलू को देखते हैं। अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है, लेकिन क्या इसका फायदा सभी तक पहुंच रहा है? ये एक कमाल का आंकड़ा है सच में। ग्लोबल MPI रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 सालों में भारत में 41 करोड़ से भी ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये गरीबी सिर्फ पैसे या आय की नहीं है। जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है, इसे स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे 10 अलग-अलग पैमानों पर मापा जाता है। इसमें पोषण, स्कूली शिक्षा, पीने का साफ पानी और बिजली जैसी चीजें शामिल हैं। मतलब ये गरीबी को समझने का एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीका है। गरीबी में कमी आना कहानी का एक पहलू है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, और वो है असमानता। क्या आर्थिक विकास का फल सब तक बराबर पहुंच रहा है? वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के ये आंकड़े एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। देश की कुल संपत्ति का 65% हिस्सा सिर्फ टॉप 10% लोगों के पास है, जबकि बाकी 90% आबादी के पास महज 35% संपत्ति है। ये एक बहुत बड़ी खाई को दिखाता है। और जब बात इनकम की आती है तो ये फर्क और भी गहरा हो जाता है। देश की कुल आय का 58% हिस्सा सबसे ज्यादा कमाने वाले 10% लोगों को मिलता है, जबकि सबसे कम कमाने वाली आधी आबादी को सिर्फ 15% हिस्सा ही मिल पाता है। अब बात करते हैं एक और बड़ी चुनौती की, जो इस ग्रोथ स्टोरी के लिए एक संभावित खतरा हो सकती है, और वो है देश का सार्वजनिक कर्ज। ये स्लाइड दिखाती है कि भारत का सार्वजनिक कर्ज, मतलब सरकार का कुल कर्ज, GDP के 80% से भी ज्यादा है। ये आंकड़ा दूसरी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के औसत से काफी ज्यादा है। तो इतना ज्यादा कर्ज चिंता की बात क्यों है? क्योंकि इससे सरकार पर ब्याज चुकाने का बोझ बढ़ता है, विकास के कामों के लिए पैसे कम बचते हैं, और ये महंगाई को भी बढ़ा सकता है। ये एक बहुत नाजुक संतुलन है। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझने वाली है।
भारत का ज्यादातर कर्ज आंतरिक है, मतलब देश के अंदर से ही लिया गया है। कुल कर्ज का लगभग 96.59% आंतरिक है और सिर्फ 3.41% बाहरी है। यह स्थिति को थोड़ा कम जोखिम भरा बनाता है। तो इन सब चुनौतियों के बीच ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। इनसे निपटने और विकास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए कई पहले की जा रही हैं। कई मोर्चों पे काम चल रहा है। जैसे वित्तीय समावेशन सूचकांक में बढ़ोतरी ये दिखाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़ रहे हैं। वहीं AMRUT जैसे मिशन शहरों में जीवन की गुणवत्ता, खासकर पानी और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। तो हमने देखा कि भारत की अर्थव्यवस्था एक असाधारण रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही गरीबी, असमानता और कर्ज जैसी बड़ी चुनौतियां भी हमारे सामने खड़ी हैं। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर तो है, लेकिन असली चुनौती ये सुनिश्चित करने में होगी कि इस विकास का फायदा हर एक नागरिक तक पहुंचे और ये ग्रोथ टिकाऊ और समावेशी हो। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।